प्यार और मोहब्बत के किस्से आपने बहुत से सुना होगा, पर आज की जो कहानी है वाकई में काफ़ी दिलचस्प है। एक कपल जो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत ही नहीं करते हैं बल्कि शादी भी कर लेते हैं, लेकिन शादी के बाद उनके घर परिवार वाले उन्हें जीते जी मृत घोषित कर देते हैं। पर जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई दंग रह जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हशमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है मथुरा और इसी मथुरा का एक थाना पड़ता है वृंदावन। वृंदावन थाने के अंतर्गत एक गांव आता है कथौरा और इसी कथौरा गांव का रहने वाला वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह की पत्नी का नाम है सावित्री देवी। वीरेंद्र सिंह के टोटल 2 बेटे हैं, जिसमें बड़ा बेटा अरविंद और छोटा बेटा सुभाष। सुभाष जिसकी उम्र है लगभग 25 साल के आसपास। अरविंद अपने पिता के साथ खेती किसानी का काम करता है, तो वहीं पे सुभाष मगौरा गांव के अंतर्गत एक इंटरमीडिएट स्कूल में अध्यापक है। सुभाष जिस स्कूल में पढ़ाता है उसी स्कूल में पढ़ने वाली हेमलता जिसकी उम्र है लगभग 22 साल, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत। हेमलता जो मगौरा ही गांव की रहने वाली है। हेमलता के पिता का नाम है राधे श्याम, माँ का नाम है निर्मला देवी। राधे श्याम के टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें हेमलता सबसे बड़ी है। दरअसल राधे श्याम हेमलता को पढ़ा लिखा कर उसका एक बेहतर भविष्य बनाना चाहता है। इधर हेमलता जब एक दिन स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है तो पढ़ाई के दौरान ही सुभाष जब पहली बार हेमलता को देखता है तो हेमलता की खूबसूरती देख पहली नज़र में उसे अपना दिल दे बैठता है। हालांकि सुभाष और हेमलता के बीच गुरु शिष्य का रिश्ता होता है, इसके बावजूद भी सुभाष इस रिश्ते को ताक पे रख देता है। पढ़ाई के दौरान जब भी अपने सामने हेमलता को देखता है उसके तरफ बड़ी ही अजीब निगाहों से देखना शुरू कर देता है। बार बार जब उसके तरफ अजीब निगाहों से देखता है, उसे देखकर हेमलता को भी समझने में देर नहीं लगता है कि सुभाष चाहता क्या है। दरअसल कहीं ना कहीं हेमलता भी सुभाष को पसंद करने लगती है। पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, एक दिन सुभाष अपनी हिम्मत जुटाकर दिल की बात हेमलता से कह देता है। सुभाष जब अपने प्यार का इजहार करता है, हेमलता भी उस प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद से सुभाष और हेमलता के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही इन दोनों के प्यार का परवान चढ़ता है, दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, इस बात की जानकारी हेमलता के पिता राधे श्याम को मालूम चल जाता है। इधर राधे श्याम को जैसे ही मालूम चलता है कि हेमलता का अपने ही स्कूल में पढ़ने वाले उसके अध्यापक से प्रेम प्रसंग चल रहा है, राधे श्याम अपनी बच्ची को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है। लेकिन इसके बावजूद भी हेमलता अपने पिता के खिलाफ जाकर सुभाष से मुलाकात करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से अब राधे श्याम का अपने गांव में काफ़ी बेइज्जती होनी शुरू हो जाती है। जब राधे श्याम अपनी बच्ची को तमाम तरीके से समझाने की कोशिश करता है, हेमलता जब अपने पिता की बात नहीं मानती है, अब राधे श्याम अपनी बच्ची की जल्द से जल्द शादी कराने के लिए एक लड़के का तलाश करना शुरू कर देता है। इधर हेमलता को जब मालूम चलता है कि उसकी शादी होने वाली है, हेमलता भी काफ़ी डर जाती है और तुरंत ही सुभाष के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि मेरे घर वाले एक लड़के का तलाश कर रहे हैं, इससे पहले वो मेरी शादी कर दे, तुम कुछ करो। जैसे ही हेमलता इस तरह की बातें सुभाष से कहती है, सुभाष कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे जीते जी तुम्हारी शादी किसी और से नहीं हो सकती है। पर जैसे ही इधर राधे श्याम एक लड़के की तलाश कर लेता है, हेमलता सुभाष के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि तुम्हें जो कुछ भी करना है जल्दी से करो। सुभाष कहता है कि अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों घर छोड़ करके भाग जाते हैं। घर छोड़ करके भागने की जब बात कहता है, हेमलता भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर 20 जून 2014 के रात्रि के करीब 7 बजे के आसपास हेमलता और सुभाष दोनों अपना घर छोड़ करके फरार हो जाते हैं।
अगली सुबह जब राधे श्याम को मालूम चलता है कि उसकी बच्ची सुभाष के साथ घर छोड़ करके फरार हो चुकी है, राधे श्याम सुभाष के पिता वीरेंद्र के पास जाता है और जा कर के उसके ऊपर दबाव डालना शुरू कर देता है। वीरेंद्र कहता है कि मुझे भी नहीं मालूम है कि सुभाष कहाँ पे गया है, लेकिन वीरेंद्र राधे श्याम को दिलासा देता है कि तुम चिंता मत करो, मैं कहीं से भी सुभाष को ढूंढ लाऊंगा और तुम्हारी बच्ची को सही सलामत तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। इधर वीरेंद्र भी सुभाष की हर जगहों पर तलाश करना शुरू कर देता है। राधे श्याम को आश्वासन तो दे देता है, लेकिन इसके बावजूद भी राधे श्याम रुकता नहीं है और वृंदावन थाने में जाकर सुभाष के ऊपर मुकदमा दर्ज करा देता है। जैसे ही अपनी बच्ची का भगा ले जाने का सुभाष के ऊपर मुकदमा दर्ज करा देता है, पुलिस अब सुभाष के घर पे जाती है और उसके पिता वीरेंद्र के ऊपर दबाव डालना शुरू कर देती है। वीरेंद्र कहता है कि साहब मुझे भी नहीं मालूम है कि सुभाष कहाँ पे है। पर जैसे ही एक सप्ताह का समय गुजरता है, 28 जनवरी 2014 को वृंदावन के अंतर्गत ही एक नाले में एक व्यक्ति का डेड बॉडी पुलिस को बरामद होता है। दरअसल उस डेड बॉडी का दाहिना हाथ मौजूद नहीं था और उसके चेहरे को भी बुरी तरीके से बिगाड़ दिया गया था। पुलिस जब उस डेड बॉडी के बारे में लोगों से पूछताछ करती है तो कोई भी इंसान उस डेड बॉडी की शिनाख्त नहीं कर पाता है। लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी इधर सुभाष के पिता वीरेंद्र सिंह को मालूम चलता है, वो थाने में जाता है और उस डेड बॉडी के बारे में पुलिस वालों से पूछताछ करता है। पुलिस जब उस डेड बॉडी को वीरेंद्र सिंह को दिखाती है तो वीरेंद्र सिंह उस डेड बॉडी को देखकर शिनाख्त कर लेता है। वीरेंद्र सिंह रोते हुए कहता है कि साहब ये कोई और नहीं बल्कि मेरा ही बेटा सुभाष है। पुलिस पोस्टमार्टम होने के बाद उस डेड बॉडी को वीरेंद्र को दे देती है और वीरेंद्र उस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर देता है। साथ ही साथ इस हत्या का आरोप हेमलता के पिता राधे श्याम के ऊपर लगा देता है, जिसकी वजह से अब पुलिस राधे श्याम को अपने कस्टडी में ले लेती है। पुलिस जब राधे श्याम से सुभाष के हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो राधे श्याम पुलिस वालों के सामने सिर्फ एक ही जवाब देता है कि साहब मैंने सुभाष की हत्या नहीं किया है, बल्कि राधे श्याम पुलिस वालों से ये भी कहता है कि साहब जो डेड बॉडी मिला था वो डेड बॉडी सुभाष का है ही नहीं। अगर सुभाष की हत्या हो गई थी तो फिर मेरी बेटी हेमलता कहाँ पे है। राधे श्याम पूरे दावे के साथ पुलिस वालों से कहता है कि साहब अगर आपको यकीन नहीं है तो आप उस डेड बॉडी का डीएनए चेक करवा लीजिए। राधे श्याम जब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पुलिस वालों से कहता है, पुलिस को भी कहीं ना कहीं राधे श्याम के बातों में सच्चाई नज़र आता है, इसीलिए पुलिस अब उस डेड बॉडी का डीएनए चेक करवाती है। लेकिन 6 महीने के बाद जैसे ही मई महीने में उसका डीएनए रिपोर्ट आता है, एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल उस डीएनए रिपोर्ट से मालूम चलता है कि मरने वाला व्यक्ति सुभाष नहीं है। जैसे ही इस तरह का रिपोर्ट आता है, पुलिस अब सुभाष के घर पे जाती है और उसके पिता वीरेंद्र सिंह को अपने कस्टडी में ले लेती है और फिर वीरेंद्र सिंह से सुभाष के बारे में पूछताछ करती है। वीरेंद्र कहता है कि साहब मैं अभी भी अपने बेटे का तलाश कर रहा हूँ, लेकिन उसका अभी तक कहीं कुछ पता नहीं चला है। लेकिन पुलिस अब वीरेंद्र की बातों पे यकीन नहीं करती है। पुलिस अब वीरेंद्र के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। जब उसके कॉल डिटेल्स को चेक करती है तो आखिरकार उसमें एक ऐसा नंबर मिल जाता है जिस पे पुलिस को ऊपर शक चला जाता है। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर दिल्ली का है। पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि सुभाष का ही है। इसीलिए पुलिस अब उस नंबर को सर्विलांस पे डाल देती है और सुभाष की तलाश करना शुरू कर देती है। पर जैसे ही एक सप्ताह का और समय गुजरता है, जून के फर्स्ट सप्ताह में सुभाष अपनी पत्नी हेमलता के साथ दिल्ली से चलकर अपने घर के लिए रवाना होता है। लेकिन जैसे ही वृंदावन के बस अड्डे तक पहुंचता है, खबरियों से इस बात की सूचना पुलिस को मिल जाता है और पुलिस बस अड्डे से जा कर के सुभाष और हेमलता को अपने कस्टडी में ले लेती है। पुलिस इन दोनों को अपने कस्टडी में लेकर अदालत में पेश करती है। अदालत सुभाष को जेल में भेज देती है और हेमलता को नारी निकेतन भेज देती है। अदालत अगली सुनवाई की तारीख देती है, साथ ही साथ ये भी कहती है कि हेमलता का मेडिकल रिपोर्ट जांच कराया जाए। अगली तारीख पे जब दोनों अदालत में पेश होते हैं तो हेमलता का मेडिकल रिपोर्ट भी पेश किया जाता है। दरअसल उसके मेडिकल रिपोर्ट में बताया जाता है कि हेमलता 3 महीने की प्रेग्नेंट है।
अदालत जब हेमलता से पूछताछ करती है तो हेमलता कहती है कि साहब मैं अपनी मर्ज़ी से सुभाष के साथ घर छोड़ करके गई थी। हम दोनों दिल्ली में गए थे और वहाँ पे जाकर हमने शादी भी कर लिया। दरअसल हम दोनों बालिग हैं, इसीलिए हम दोनों एक साथ भी रहना चाहते हैं। हेमलता जैसे इस तरह की बात जज साहब से कहती है, जज साहब हेमलता को सुभाष के साथ उसके घर भेज देते हैं। हालांकि राधेश्याम अपनी बच्ची को अपने साथ ले जाना तो चाहता है, लेकिन हेमलता जब अपने पिता के साथ जाने के लिए तैयार नहीं होती है, राधेश्याम भी अपनी बेटी के साथ अब रिश्ता ख़त्म कर लेता है। लेकिन उसके बाद से पुलिस अब सुभाष के पिता देवेंद्र सिंह को अपने कस्टडी में ले लेती है और फिर मरने वाले व्यक्ति के बारे में पूछताछ करती है। पुलिस देवेंद्र से कहती है कि जब तुम्हें मालूम था कि तुम्हारा बेटा जीवित है तो तुमने उस डेड बॉडी को शिनाख्त क्यों किया। इस पे देवेंद्र सिंह कहता है कि साहब, एक तो पुलिस मुझे परेशान कर रही थी, दूसरी हेमलता के पिता अपने पूरे गांव वालों के साथ मिलकर मुझे धमकी दे रहा था। जब मुझे मालूम चला कि पुलिस को एक ऐसा डेड बॉडी मिला है जिसका शिनाख्त नहीं हो पा रहा है, मुझे एक तरकीब नज़र आया। मैं थाने में जाकर के उस डेड बॉडी को शिनाख्त कर लिया और उसका नाम अपने बेटे का नाम दे दिया, जिसकी वजह से मुझे पुलिस भी नहीं परेशान करती और इस केस में हेमलता के पिता राधेश्याम को फंसा दिया, जिसकी वजह से वो भी मुझे परेशान नहीं करेगा। वाकई में देवेंद्र सिंह जब ये सारी बातें पुलिस वालों को बताता है, पुलिस देवेंद्र सिंह को पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में अपने कस्टडी में ले लेती है और उसे जेल भेज देती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी मरने वाले व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं मालूम चलता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।